नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई अनकही बातें। और आज अनकही बातों में सामने आएगा बहुत कुछ जिसे ना आपने सुना होगा, जिसे ना आपने जाना होगा। एक ख़ास शख्सियत से हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। वो हैं बालाघाट भाजपा ज़िला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े जी, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बालाघाट का हर इंसान, हर शख्स उनके नाम से, उनके व्यक्तित्व से बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन आज हम कुछ उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो अब तक अनछुए हैं। मौसम जी, सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो मौसम हरिनखेड़े जिसे हम जानते हैं, नॉर्मल हम सोचें तो मौसम जी क्या हैं, और बचपन से शिक्षा, आपके शिक्षा के दौर की हम बात करें तो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? सबसे पहले तो मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया। मैं, जैसा आपने कहा कि मेरा जन्म गोंदिया में हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा बालाघाट में हुई है। उसके पश्चात मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई करी है 12th तक। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। हमेशा से एक ड्रीम था कि या तो मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या फिर मुझे राजनीति में आना है। तो कुछ ऐसे योग संयोग बने कि आज जो डेस्टिनी बोलते हैं ना, कि जहाँ आपकी डेस्टिनी होती है आप उधर चले जाते हैं। तो अपने आप ऐसा कुछ हुआ कि राजनीति में मेरा प्रवेश होकर मुझे इस क्षेत्र में काम करने का एक अवसर मिला है। और बचपन से ही जैसे मैंने देखा कि हम लोग 2 बहन हैं, तो मुझे मेरे पिता ने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी। बेटी के रूप में कभी माना ही नहीं। मेरी परवरिश बहुत ही खुले वातावरण में, बहुत ही स्वतंत्रता के साथ हुई है। हर वो अधिकार जो चाहा वो सब कुछ मुझे मिला है। मैं परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म दिया कि जहाँ वाकई हम सबको बहुत आज़ादी स्वतंत्रता रही है। और जब मैंने जिस मोड़ पे जो चाहा मुझे हमेशा हासिल हुआ है। अनेक उतार चढ़ाव, चुनौतियाँ मेरे स्वयं के व्यक्तिगत रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि सब विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए मैं कुछ करने के लिए आगे बढ़ी हूँ और इसमें सबका सहयोग मेरे साथ है। मौसम जी, एक राजनीतिक परिवार में आपका जन्म हुआ और ऐसे में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का नाम काफ़ी वक्त से बालाघाट की जनता जान रही है। क्या कुछ फ़ायदा हुआ या क्या कुछ नुकसान हुआ? एक नन्ही मौसम ने किस तरह का बचपन देखा और क्या कुछ एक राजनीतिक परिवार में रहने का अंतर समझ में आता है सामान्य बच्चियों की अपेक्षा? देखिए, मेरा जन्म 1980 में हुआ है। मेरे पैदा होने के पहले से ही पापा चुनाव लड़ना शुरू कर दिए थे। पहले 2 चुनाव वो निश्चित ही हार गए। 1984 से बालाघाट विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जैसे एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के जो मैंने फ़ायदे और नुकसान मैंने जो अर्जित किए वो मैं बताना चाहती हूँ, बड़े खुले मन से, बड़ा अनऑफिशियल। कि जैसे पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। तो मैं ये देखती थी कि जैसे पढ़ाई में हमारे टाइम पे 5th बोर्ड हुआ करता था, मैं हमेशा आगे रहती थी। तो कई ऐसे अवसर आए कि लोगों को लगता था अरे ये नेता की बेटी है इसीलिए इसके नंबर आ गया है। और जैसे मेरा सिंधिया में मुझे मन था, क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगता था, क्योंकि पापा हम लोग को समय बिल्कुल नहीं देते थे। लोग इस बात को ज़रूर कहते हैं, जैसे हमारा संगठन भी कहता है, नेतृत्व भी कहता है कि नेताओं के बच्चे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जो नेता होता है उसका वाकई व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी खुद हमेशा कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों के बचपन को नहीं देखा। मेरी एक बेटी है, मेरे से बड़ी बहन पायल का एक बेटा है। वो कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ, इन दोनों का देख रहा हूँ, निर्वी और आरू नाम है, इनका बचपन देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों का तो बचपन देखा ही नहीं। तो एक आइडियल फादर के रूप में जो एक चीज़ें होनी चाहिए, ऑब्वियसली हमने उसको मिस किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ी, समय पड़ा, वो था। लेकिन हमारे को एक परिवार के माहौल में रहकर, चूँकि मेरे घर का माहौल भी ऐसा रहा है कि हमारे घर में किसी को कभी अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ा। कोई भी किसी भी समय आकर बेझिझक अंदर तक आकर पापा से मिल सकता था। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी कभी लगता था यार ये क्या है, हमारे फादर के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे कभी कभी लगता था राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। मैं पापा से कई बार कहती थी कि पापा क्या अपने काम करते हैं, राजनीति छोड़ के कुछ और करते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के रेस्ट्रिक्शंस भी होते थे। तो हमेशा मेरा खींचतान चलता था। लेकिन मुझे जब समझ आई तो मुझे लगा कि वाकई जनसेवा का मार्ग ही इस जीवन को सार्थक करने का सबसे अच्छा मार्ग है। और इसीलिए मैंने भी प्रयास किया कि जो इतना बड़ा
काम उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनकी बहुत सारी उम्मीदें मुझसे है और एक अवसर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना इस क्षेत्र के माध्यम से मैं भी लोगों के कुछ काम आ सकूं और अपने जीवन को धन्य कर सकूं। एक बार की बात है, मैं जब 9th में सिंधिया में गई तो वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होता था। वहाँ पे बहुत सारे 2-3 IAS के बच्चे भी थे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे थे। सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर के एंट्रेंस के लिए मैं गई। हम लोग सब बैठे थे। चूँकि मैं बहुत स्टूडियस भी थी, स्पोर्ट्स में भी थी, कह सकती है मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं, लेकिन मुझे हर क्षेत्र में रुचि है। मुझे लड़कियों वाले सारे शौक़ रहे हैं तो लड़कों वाले भी सारे शौक़ रहे हैं। तो जब एंट्रेंस की बात आई तो सारे लोग बैठे थे। मेरी मम्मी मेरा एंट्रेंस देने गई तो मम्मी को बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि कैसे प्रिपरेशन करना। दूसरे बड़े बड़े जितने ऑफिसर्स थे सब अपने बच्चों को इतना फीडिंग कर रहे कि बेटा ऐसे करना वैसे करना। मुझे लगा अब मैं यहाँ आ गई, पता नहीं मेरा कैसा होगा। और कुछ ऐसा लग रहा कि वो जो हम 6-7 का एक ग्रुप था, जब रिज़ल्ट आए तो उस 6-7 में आई वॉज़ द ओनली वन जो उसमें सिलेक्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहली बार जब मैं हॉस्टल गई तो पापा मुझे छोड़ने कभी नहीं गए। मेरी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हमेशा कंप्लेन करती थी कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स तो कभी आते ही नहीं है। कभी कभार मम्मी आती थी, जो कुछ भी है, कभी लेटर लिखना, मिलना मम्मी करती थी। पापा के पास बिल्कुल भी टाइम होता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जब ऐसा कभी ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा हमारे साथ थे। लेकिन एक परिवार का भाव, एक फैमिली लाइफ हम लोग हमेशा मिस किए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम अपनी बेटी को वो चीज़ें दे सकूँ। जी, आप सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती रहीं और जब कॉलेज लाइफ हुई, ऐसा नहीं हुआ कि मौसम ने कभी बंक मारा हो या कहीं चौपाटी पे चाट गुपचुप खाई हो? ऐसा कोई किस्सा याद आता है? देखिए, बोर्डिंग में जब थी, बोर्डिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, ग्वालियर इंग्लिश मीडियम स्कूल था। एकाएक सारा माहौल बदला था और मैं अपनी ज़िद से गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। तो वहाँ तो फिर एडजस्ट हो गया। इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली हम लोग ने हर इंजीनियर के लाइफ के हर पार्ट को मैंने इंजॉय किया है। जब बंक लगते थे तो हमारे ग्रुप बंक लगते थे, हम लोग उसको GT कहते थे, ग्रुप तड़ी। तो उसमें बंक भी करे हैं। और हर लाइफ का जो रहता है ना, कॉलेज लाइफ जो वाकई पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जो एक फ्रीक आउट करना, बंकिंग करना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, हर चीज़ करी है। और मैंने एक चीज़ और उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैं 5th में मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, 10th और 12th मैंने CBSE से किया। और कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक हमेशा मैं फ़र्स्ट रही हूँ, टॉपर रही हूँ। और मेरी बास्केटबॉल में बहुत रुचि रही है। 5th से लेके इंजीनियरिंग तक मैंने बास्केटबॉल खेला है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें हर लाइफ के मोड़ का एंजॉय भी करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए। मौसम जी, आपने कहा कि आप ऑलराउंडर रही हैं और वो आपके व्यक्तित्व में दिखता भी है हमें। शौक़ की बात करें तो जब कुछ थोड़ा खाली समय मिलता है, क्या करना पसंद करती हैं? मुझे, जैसा मेरा नाम है ना मौसम, मैं वैसी हूँ। जो भी रैंडमली मेरा नाम रखा, क्योंकि मैं बहुत मोनोटोनस लाइफ नहीं जीती हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है, अभी तो चूँकि अब बहुत कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन आ चुका है, मेरे सोच में, आचार विचार में। लेकिन मैं देखती थी कि जैसे बहुत ज़्यादा अगर मैं बोर हो जाती हूँ, ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ भी काम निकालती हूँ। जैसे आज मैं घर पे थी तो मुझे किचन गार्डन का शौक़ है, मुझे बाहर अपने गार्डन को अच्छा करने का शौक़ है, अपने कमरे को अरेंज करना, आसपास सब कुछ अच्छा वेल अरेंज्ड करने का शौक़ है, मुझे ड्राइंग का शौक़ है, मुझे मेहंदी का शौक़ है। तो मैं खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ काम निकाल के अपनी कुछ भी हॉबी एक्टिविटी करते रहती हूँ। किचन की बात करें तो मौसम जी क्या क्या बना लेती, क्या बनाने में इंटरेस्ट है? रोज़ की कुकिंग करने बोले तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा, मेरे लिए टफ़ टास्क है। लेकिन मुझे कुकिंग में अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में है। मैं जैसे चिली पनीर अच्छा बनाती हूँ, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी बनाती हूँ। और पहले जैसे मेरे जो इंटरेस्ट का होता था कि शेक्स बनाना, कोल्ड कॉफ़ी बनाना, ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, कम लेकिन मैं बनाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी कॉमन होती है लड़कियों में, हम विंडो शॉपिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या मौसम जी में भी ये है शौक़ कि हम ऑनलाइन ऐप्स में, शॉपिंग ऐप्स में देखें या फिर फ़िल्म देखें? मतलब जो नॉर्मल लड़कियों में जो शौक़ होते हैं, इस राजनीतिक भाग-दौड़ भरी दुनिया में इतना समय आप निकाल पाती हैं? मेरी कमी रही है कि मैं मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखती। मैंने, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं कब जाके थिएटर में मूवी देखी थी। और ऐसे भी घर में टीवी बहुत कम देखती हूँ, सिर्फ न्यूज़ चैनल, सीरियल्स भी नहीं देखती हूँ, वो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। न्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ें फिर देख लेती हूँ।
और आपने Shopping. शॉपिंग का ऐसा है, शॉपिंग तो सबको पसंद आती है, लेकिन विंडो शॉपिंग नहीं, शॉपिंग पसंद है। फ्रेंड सर्कल की बात करें तो कैसा क्या आपका एक फ्रेंड सर्कल, कैसा ग्रुप रहा? बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मेरा रहा। जब मैं बालाघाट में रहती थी तो भी हम लोग के घर के आसपास के फ्रेंड्स अलग थे, स्कूल के फ्रेंड्स अलग थे। फिर मैं सिंधिया गई तो वहाँ का फ्रेंड सर्कल था। इंजीनियरिंग का अलग ग्रुप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने 99 में 12th किया, 2003 में इंजीनियरिंग किया, 94 में बालाघाट छूटा, लेकिन बचपन के फ्रेंड्स और कॉलेज तक के भी फ्रेंड्स आज भी सारे मोस्टली सभी कांटेक्ट में हैं। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है, जैसे क्योंकि बोर्डिंग स्कूल की जो बॉन्डिंग होती है, हम लोग एक फैमिली के जैसे हो जाते हैं। अभी भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन होता है, वैसे तो मैं टेंशन ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लगता है तो ऐसे कई फ्रेंड्स हैं मेरे जिनके पास मैं बेझिझक चीज़ें बोल सकती हूँ। और मुझे विश्वास होता है कि अगर मैं उनके पास किसी भी हेल्प के रूप में अप्रोच करूँगी तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमारे फ्रेंड्स होना चाहिए जिनके साथ आप हर लम्हा एंजॉय कर सको। और इस मामले में मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे ट्रू फ्रेंड्स बहुत हैं। एक खासकर हम लड़कियों की बात करें तो सशक्त रूप में समाज में स्थापित होने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। ये बात स्वाभाविक है कि आपने भी किसी न किसी क्षेत्र में चुनौतियां देखी होंगी। उस दौर की हम बात करें तो क्या कुछ आपके साथ गुजरा? इस मामले में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट है कि जब 2003 में मेरा इंजीनियरिंग हुआ और मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, उस समय मुझे बहुत सीवियर हेल्थ इशू हुआ। तो मुझे समाज में स्थापित करने, अपने कदमों को आगे बढ़ाने, अपने सपनों को जीने को लेकर मुझे किसी प्रकार की चुनौतियां या चैलेंजेस मेरे सामने नहीं आए। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी हेल्थ को कंट्रोल रखते हुए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए काम करना। और एक ऐसा भी दौर आया कि कई बार डॉक्टर्स ने कह दिया कि शायद अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे खुद के सामने मैंने तभी एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का है। मैं ऐसे लाइफ जीती थी कि बिल्कुल बिंदास, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही रफ़ एंड टफ मेरी लाइफस्टाइल पहले रही है। बाइक चलाने से लेके ट्रैक्टर चलाने से लेके ट्रक चलाना, हर प्रकार की चीज़ों को मैंने किया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गई, मुझे बहुत सीवियर हेल्थ इशू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई क्योर नहीं है, हमारे हाथ में कोई इलाज इसका नहीं है। उस समय मुझे 1 मिनट के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ कि अब क्या होगा। फिर मैंने अपना पूरा करियर को इधर डाइवर्ट कर दिया। इंजीनियरिंग छोड़, सिविल सर्विसेज छोड़, मैंने अपने हेल्थ पे काम करना शुरू किया। बहुत सारे आयुर्वेद से संबंधित, होम्योपैथी से संबंधित चीज़ों की स्टडी करी। इसी दौरान मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में आई। उनकी योग की क्रियाओं को, उनकी सुदर्शन क्रियाओं को अपने जीवन में लाया। मेडिटेशन से मैं जुड़ी और मैंने ये देखा कि एक जो चुनौती था, क्योंकि मेरा एक केस बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसमें मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर किसी को प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे की शादी नहीं करना चाहिए, उन्हें इशू प्लान नहीं करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन आज जब मैं किसी भी डॉक्टर के सामने खड़े होकर जाती हूँ तो एक डॉक्टर मुझे कहते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस आपके सामने फेल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे योग की, हमारी संस्कृति की और अध्यात्म की शक्ति है, जिसके कारण आज मैं ज़िंदा खड़ी हूँ और अच्छे से चल फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ और अपने सपनों को जी रही हूँ। तो उस दौरान ज़रूर ऐसा लगा कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे हमेशा एक चीज़ लगती रही है कि जब भी ऐसा कुछ मोड़ आया, कई मेरे हेल्थ को लेके बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और हर बार ऐसा लगता था कि शायद अब आगे कुछ नहीं बचा। सबसे जो कई अप्स एंड डाउन्स में सबसे बुरा दौर था 2012 दिसंबर का, जब मेरी बेटी 6 महीने की थी और एकदम से मेरी 1000 प्लेटलेट हो गई, मेरे ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, दोनों आँख से आंसू जैसे ब्लीडिंग हो गई, मैं मुंबई में एडमिट हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब तो शायद कुछ नहीं हो सकता, एक इंजेक्शन अगर नहीं लगेगा तो वो कोमा में चली जाएगी या पैरालाइज्ड हो जाएगी। लेकिन मैं उससे निकल कर आई हूँ और इसीलिए मेरे मन में एक भाव है कि मुझे सत्ता पद की मुझे लोलुपता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिव्य शक्ति, दैवीय शक्ति ने मुझे जीवन दिया है, तो जितना भी मेरा जीवन है मैं कुछ अच्छा करूं, लोगों के काम आ सकूं, समाज में कुछ बदलाव कर सकूं और अपने राष्ट्र में कुछ अपने जीवन से योगदान दे सकूं। यही मेरे जीवन का ध्येय है। जी, एक बेटी के रूप में हमने आपको बड़े करीब से समझा, एक माँ के रूप में आप समझना चाहें तो अपनी बिटिया के लिए क्या कुछ सपने हैं, कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं, उसका लालन पालन किस तरह कर पाती हैं आप?
देखिए मेरी बेटी मेरे से एकदम डिफरेंट है। जितनी मैं रोबस्ट रही हूँ, डायनामिक रही हूँ, रफ एंड टफ रही हूँ, वो बड़ी सेंसिटिव, बड़ी छुई मुई टाइप की है। और वो बहुत ही इनोसेंट, बच्चे तो सारे इनोसेंट होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी डिसिप्लिन्ड है वो, उसकी डिमांड्स भी लिमिटेड होती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं समय दे सकूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं पार करके निकल कर आई हूँ, और डॉक्टर्स ने तो मुझे कहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए सबसे बड़ा था कि उसकी एक हेल्दी अपब्रिंगिंग। तो मैंने बहुत उसके ऊपर ध्यान देते हुए किया कि 7 साल तक, जब तक उसका, कहते हैं कि बच्चों का खुद का इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता, मैं उस पर बहुत ज़्यादा स्पेशल, उसके खान पान, उसकी दिनचर्या का एक एक उसका सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना हुआ है। इसको हम ओवर प्रिकॉशन बोल सकते हैं, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। और आज वो 10 साल की है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे साथ सुबह उठ के योग करे, ध्यान करे। परम पूज्य गुरुदेव की कुछ कोर्सेज़ जो बच्चों के हैं वो उसने किया हुआ है, और मुझे उसके खुद के व्यवहार में वो सब चीज़ें दिखती है। फिर पढ़ाई में मैं भले ही बाकी टाइम ना रहूं, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं उसके साथ ज़रूर रहती हूँ। बहुत शार्प है, उसका कैचिंग बहुत अच्छा है, और उसको ऐसा है कि उसको अभी से मैं प्रेशर नहीं डालती, बर्डन नहीं डालती, मैं उसको फ्रीडम भी देती हूँ। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिनचर्या उसकी सिस्टमेटिक हो, टाइम टेबल को फॉलो करे, और गेम्स भी करे, पढ़ाई भी करे, परिवार को भी समय दे, और अपने अध्यात्म से भी जुड़ कर रहे। मौसम जी, अब चूँकि हमारे जो कार्यक्रम का वक्त है ये बड़ा सीमित सा है, तो अब आखिर में ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में हम मौसम जी को कहाँ देखेंगे? क्या सपना है आपका? क्या आकांक्षा है? मतलब जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, वो अगर 10 साल बाद भी इस इंटरव्यू को देखें तो शायद ये समझ पाएँ कि आज हम किस बारे में पूछ रहे हैं आपसे, कि हम मौसम जी को अब कहाँ देखेंगे भविष्य में? देखिए मेरा भविष्य, ये तो परमात्मा के हाथ में विधि का विधान है जो आगे होगा, लेकिन मेरा एक संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं हमेशा अच्छा काम करना चाहती हूँ। मेरे जीवन को मैं दूसरों के काम कैसे आ सकूँ, इस हेतु ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बड़ी मुश्किल से मुझे जो जीवन मिला है, मैं कैसे अगर किसी की मदद कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, यही मेरे जीवन का ध्येय है। और तभी मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई मेरा जीवन सार्थक हुआ। मैं एक बहुत ही कोई ऐसी लालसा कि मुझे एमएलए ही बनना है, एमपी ही बनना है, ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। मुझे बस सेवा करना है, अच्छा काम करना है, लोगों के काम आना है, दूसरों के जीवन को में प्रकाशमान करना है, और एक अपने जीवन की सार्थकता करना है। मौसम जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, और अनकही बातें का ये पहला एपिसोड है व्यूअर्स, हम आपको बता। आज हमारी मेहमान थी मौसम हरिनखेड़े जी। मौसम जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।